हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रेविटेशन के इस लेसन में कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। आवर फर्स्ट टॉपिक इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास एंड वेट, फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। अभी देखो, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके हिसाब से जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो उस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब कि वो अपनी जगह से मूव करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था? फोर्स की वजह से। हम जानते हैं कि ऊंचाई पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ ही गिरता है। जैसे कि हमने न्यूटन के लॉ में देखा था कि एप्पल जो है हमेशा अर्थ के साइड में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वह गिरेगा। उसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा होगी। ये जो अर्थ का जो सेंटर है उसमें से एक फोर्स, हर किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटी। अभी इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग? Acceleration gained by object because of gravitational force is called acceleration due to gravity. You can also say that the acceleration caused by the gravitational force due to the earth on the body is called earth's gravitational acceleration. Let us find the formula for small g. We all know that F is equal to gml upon r square according to the universal law of gravitation, or F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. This acceleration is Earth's gravitational acceleration, so that we can write g instead of a. So force will become F is equal to mg. We replace this a by g, क्योंकि ये भी तो एक्सेलरेशन ही है। a जो है वह भी एक्सेलरेशन है और g जो है वह अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अभी f के तो दो फार्मूले हमको मिले, F इज इक्वल टू g mm अपॉन आर स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू mg। इन दोनों फार्मूलाज को एक साथ रखिए, यानी कि आपको जो हम लोगों को स्मॉल g चाहिए वह मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए gmm अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है वो सेम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा एक फार्मूला g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। यही है स्मॉल g का फार्मूला। हमने जो g के लिए जो फार्मूला फाइंड आउट किए हैं उसमें कैपिटल G जो है वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द अर्थ है एंड दिस r इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो G है, स्मॉल g जो ग्रेविटी है, वो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फार्मूला जो हमने फाइंड आउट किया है उसमें ऑब्जेक्ट के मास का कहीं भी मतलब आया नहीं है, इसीलिए जो ये जो g है वह ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम लोग g की वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6.4 into 10 to power 6 मीटर, मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 to power 24 kg। अभी हमको फार्मूला पता है g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट अप कीजिए और यहाँ पे आपको आंसर जो है वो खुद कैलकुलेट करना है। तो g इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू जो है सरफेस पे कितनी होती है? 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये g की वैल्यू जो है वो हमेशा अपनी अर्थ सरफेस पे इक्वल नहीं है, तो इसमें वेरिएशन दिखाई देती है आपको, इसकी वैल्यूज में वेरिएशन थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। चलो देखते हैं
की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो अर्थ सरफेस पे कितनी कितनी होती है। अभी देखिए हम लोगों की जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, रादर इट हैज ऑब्लिक शेप। Therefore, radius at the equator is greater than at the poles. जो पोल्स होते हैं, ठीक है, अर्थ के पोल आप लोगों को पता है कि अर्थ के पोल कहाँ पे होते हैं। ये जो साइड होती है, यहाँ पे होते हैं अर्थ के 2 पोल्स, 1 and 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। यहाँ पे रेडियस जो होती है अर्थ की वो कैसी होती है, शॉर्टर होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रेडियस जो है वो डिस्टेंस जो है वो कम दिखाई देता है इक्वेटर के हिसाब से। इक्वेटर पे रेडियस जो होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। पोल के हिसाब से कैसी होगी, ज्यादा होगी। The change along the surface of the earth, the value of G is highest, 9.832 meter per second square at pole। मतलब 9.8 कहाँ पे होगी, यहाँ पे पोल के इधर जो है वो 9.8 होगी और इक्वेटर के इधर कितनी होगी, 9.7। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो सेंटर से, हमने क्या बोला था, ग्रेविटी ये जो फोर्स है वो अर्थ की सेंटर से एक्ट हो रहा है, कहाँ पे, जहाँ पे बॉडी होगी वहां पे, ठीक है। अभी पोल्स पे अगर हम लोग हैं तो हम लोग सेंटर के करीब हैं, तो सेंटर के करीब होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटी जो होगी वह ज्यादा होगी, तो वो कितनी होगी, 9.8। अगर हम लोग इक्वेटर पे है तो हम लोग अर्थ के सेंटर से ज्यादा दूरी पे होंगे, इसीलिए वहां पे हमको जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जी की वैल्यू में थोड़ा सा रिडक्शन दिखाई देगा। वो होगा कितना, 9.7 जो है वो बन जाएगा। क्लियर। चेंज विथ हाइट, value of G decreases with increase in height from the surface of Earth। अर्थ की सरफेस पे से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी ऊंचाई पर जाएगा, मतलब अर्थ के सेंटर से सरफेस से वो जितने ज्यादा दूरी पर जाएगा तो उतनी उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसकी जो एक्सेलरेशन जो है स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें हमको रिडक्शन दिखाई देगा। चेंज विथ डेप्थ, अगर कभी हम लोग अर्थ की सरफेस के इधर, मतलब जैसे समुद्र में कोई गया या फिर डीप में कभी कोई जाता है तो उस पे जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उतना ही ज्यादा एक्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, देखिए बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों ने अभी कैपिटल जी पहले पढ़ा था, न्यूटन का लॉ जब हमने पढ़ा है उस टाइम में हमने देखा था कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इनमें हमको डिफरेंस जो है वो बताना आना चाहिए। तो कैपिटल जी में हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यू मस्ट learn this universal gravitational constant. Its value is 6.673 into 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. It is scalar quantity. Scalar quantity and vector quantity आप लोगों ने देखी है। देखिए यहाँ पे जो g है उसकी वैल्यू हम लोग कांस्टेंट बता रहे, तो उसके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं है, इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। Its value remain constant always and everywhere। तो देखो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख कर रखा है कि भाई इसकी वैल्यू जो है 6.67 into 10 to power minus 11 होगी। Its unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इतने जो पॉइंट्स है आप लोगों को याद रखने इसके लिए, कैपिटल जी के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। अभी देखते हैं हम लोग स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हम लोगों ने जो दो पढ़ा है कि ये जो स्मॉल जी है उसके वैल्यूज में हमको वेरिएशन दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमको इसकी वैल्यू जो है वो कितनी मान के चलनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में हमको इतनी ही वैल्यू उसकी मान। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इट्स वैल्यू इज वेरीज एट वेरियस प्लेस, इसकी वैल्यू जो है उसमें आपको वेरिएशन दिखाई देगा। जैसे जैसे आप लोग, जैसे अगर आप पहाड़ पे हो, समुद्र की गहराई में हो, तो आपको इसकी वैल्यू में जो है वो वेरिएशन दिखाई देगा। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो चीजें हैं आपको जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो चीजें हैं आपको इन दोनों के बारे में याद रखनी है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने। नेक्स्ट हमने पढ़ा उसका फार्मूला, मतलब डेफिनेशन के बाद हमने उसके फार्मूला निकाला, स्मॉल जी इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला हमने निकाला है उसका। उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसकी वैल्यू में वेरिएशन किस तरीके से होता है, मतलब कि 9.7 से 9.8 के बीच में उसकी वैल्यू जो है वो किस तरीके से अर्थ की सरफेस पे वेरी करती है, इतना हम लोगों ने अभी तक देखा है। अगला टॉपिक है हम लोगों का मास एंड वेट। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, मीन्स किसी भी वस्तु में पदार्थ की कितनी मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मास, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, मतलब हम लोग मास को किसमें मेजर करते हैं, केजी में। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन की जरूरत है क्या, मीन्स आपका जो भी मास है, सपोज मैंने बोला कि ये जो दो पॉट है इसमें हैवियर कौन सा है, हैवी मास किसका है, तो आप लोगों को देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो पॉट है इसका मास जो है वो हैवी है, ठीक है। इसका मास जो है वो मेजर करने के लिए हम लोग एसआई यूनिट केजी का जो है वो मेजरमेंट यूनिट का यूज करेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या, कि आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो पॉट है वह 5 kg का है, तो इसमें आपको ये बताने की जरूरत पड़ी क्या, कौन से डायरेक्शन में 5 kg का है, मीन्स तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 5 kg का है तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो 5 kg का किस तरीके से, मतलब हम लोगों को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्केलर क्वांटिटी। Its value does not change even when we go to the another planet. अगर आप लोग कभी कोई भी प्लैनेट पे गए तो भी मास जो है वो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हमने कभी बोला कि कोई पर्सन है उसका वेट जो है वो अर्थ पे 50 kg का है, तो ऑटोमेटिकली वह मून पे भी अगर कभी होगा तो वह जो है उसका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो जो इंसान है वो 50 kg का ही मून पे भी होगा। अभी देखते हैं हम लोग कि वेट क्या होता है। वेट, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, मीन्स अर्थ जो है आपको कितने फोर्स से खींच रही है उसकी जो मेजरमेंट होती है वो एक्चुअल में वेट होती है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स with the earth attracts the object, means किस फोर्स से अर्थ जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेट। वेट एक्चुअल में देखिए वेट क्या है, W जो है वह फोर्स है, इसीलिए उसका जो फार्मूला है वह है मास इनटू जी। यहाँ पे ये जो G है वह ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ का। नेक्स्ट पॉइंट इज SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। जैसे कि हमने बोला कि ये फोर्स है, वेट जो है वो फोर्स है, इसीलिए फोर्स का जो है SI यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो वेट का भी SI यूनिट क्या हो गया,
न्यूटन। नेक्स्ट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए मास और वेट दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। As the value of g does not same everywhere, the weight of object changes from place to place. जैसे कि अभी देखिए कोई पर्सन है, हाँ, उसका मास जो है वो 50 kg है, दोनों मतलब अर्थ एंड मून पे कितना होगा? सेम होगा, लेकिन उसका जो वेट है वह क्या हो जाएगा? वेट इज इक्वल टू mg। तो mg मतलब ये 50 इंटू जी। तो इस तरीके से आप लोग उसका वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो वेट है वह कितना हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए इसका वेट कितना होगा। यस, इसका वेट हो जाएगा 490 न्यूटन। आपने करेक्ट निकाला। अच्छा, अभी देखिए ये जो वैल्यू है, जो पर्सन का जो वेट है वो अभी आ गया है 490 न्यूटन, बट वही 50 kg का जो पर्सन है उसका वेट मून पे सेम होगा क्या? ठीक है, नहीं, क्योंकि क्या बोला था हमने पहले कि ये जो g की वैल्यू है वह सेम नहीं है। इसके ग्रेविटेशनल, मून का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए आप लोग g की वैल्यू जो है वो 9.8 की जगह 1.6 अगर कभी रखेंगे तो वह जो है उस पर्सन का वहाँ पे वेट जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखिए कि उसका वेट जो है वह कितना होगा मून पे। चलो हम लोग इस पे और एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन इज रवि's मास इज 75 kg, so what is his weight on earth? Given to you is Ravi's mass 75 kg. His weight on earth is F is equal to mg. उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे W भी लिख सकते हैं, W is equal to mg। तो आपको वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W जो है वो कितना मिलेगा? तो 75 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आता है 735 न्यूटन। The weight of 1 kg mass is 1 into 9.8 is equal to 9.8 न्यूटन। मतलब अगर कभी कोई 1 kg का मास है तो उसका जो है वेट कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। Our next topic is free fall। फ्री फॉल में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थ अपनी ओर कैसे हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है। देखिए कोई भी चीज जो होती है, अगर वो आप लोग ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकते हैं तो वो हमेशा अर्थ की तरफ मूव करेगी, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि अगर कभी कोई गेंद है, ठीक है, तो वो क्या है? अर्थ की तरफ ही मतलब गिरेगी। अगर हम लोग खेल रहे हैं उसको तो अगर, या फिर ऊंचाई से अगर हमने फेंकी, कोई गेंद फेंका, पत्थर फेंका, पेपर फेंका, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? अर्थ की तरफ ही आएगी। लेकिन जिस टाइम वो अर्थ की तरफ आती है उस टाइम क्या होता है? ये जो बीच का डिस्टेंस है उसमें उस पे एयर या फिर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करते होते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्री फॉल में अप्लाई नहीं करते। जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन की तरफ आ रहा है तो वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके इन्फ्लुएंस में अर्थ की ओर आएगा। ऐसे फॉल को हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। ऐसे ही मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। चलो फ्री फॉल की हम लोग अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। Whenever an object move under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely। देखिए यहाँ पे फ्री फॉल के ही इस वर्ड में ही आपको उसकी डेफिनेशन दिखाई देगी। फ्री फॉल मीन्स क्या? फॉलिंग फ्रीली। और उस पे सिर्फ किसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए? और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इन्फ्लुएंस में अगर कभी कोई बॉडी है अर्थ की तरफ मूव करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो फ्री फॉल मोशन में है। For a freely falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion। हम लोगों ने न्यूटन के 3 इक्वेशंस हम लोगों ने
देखे हुए हैं। न्यूटन के 3 लॉज इक्वेशंस कौन कौन से हैं? V इज इक्वल टू U प्लस AT, F इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे U जो है वह है इनिशियल वेलोसिटी, V जो है वह है फाइनल वेलोसिटी, A जो है वो एक्सेलरेशन है और T जो है वो टाइम है। फॉर अ फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी U इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोला ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इसीलिए हाइट पे U जो है वो कितना होगा? 0 होगा। U इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। और ये जो एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने बोला है वो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी, मतलब स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोगों के इक्वेशंस ये जो तीनों थे वो क्या बन जाएंगे? V इज इक्वल टू GT, S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे U की जो वैल्यूज थी वहाँ पे जो है 0 रखा, उसकी वजह से ये टर्म जो है वो पूरे 0 हो गए और A की जगह पे आप लोगों ने G रखा, यहाँ पे A की जगह पे आप लोगों ने G रखा, तो इस तरीके से आपके 3 इक्वेशन जो है वो आपको मिल गए। स्टार्ट। Our next topic is potential energy. Potential energy समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अर्थ पे अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, राइट है। अगर मैं उसको एक हाइट पे लेके चली जाऊं तो क्या हो जाएगा? वह जो ऑब्जेक्ट है वह ऊंचाई की पर गया, इसीलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से उसे मिली है। चलो उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एक हाइट पे जाने के बाद जो एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ पे इस हाइट पे जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। When an object is at height h from the surface of Earth, its potential energy is Gmm upon r plus h। अभी यहाँ पे ये जो r plus h है वो किस तरीके से आया? इस रेडियस को हमने उस ऑब्जेक्ट की हाइट में प्लस कर दिया, तो हम लोगों को जो है वो उसकी टोटल हाइट जो है वह मिल गई। तो आप लोग जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी है वो निकाल सकते हैं। हियर m and r are the radius and mass of the earth respectively। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आपको उसकी डेफिनेशन याद रखनी है और उसका जो फार्मूला है उस पर न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इसीलिए उसको ठीक तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन समझने से पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होती है उसको पहले समझ लीजिए। एस्केप मीन्स व्हाट? भागने की वेलोसिटी। अब ये भागेगा कहाँ से वो देखते हैं हम लोग। देखिए अर्थ है, अर्थ के अराउंड में एक उसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एरिया होता है। ये जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एरिया होता है उसमें अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकलना है तो उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए कि वो जो है ऑब्जेक्ट उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके, तो उसको हम लोग बोलेंगे उसकी एस्केप वेलोसिटी। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। एस्केप वेलोसिटी is the minimum speed needed by an object to escape from the gravitational force of earth। मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में से किसी ऑब्जेक्ट को निकलने के लिए जरूरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। अभी ये वेलोसिटी जो है, जो हम लोग सैटेलाइट या फिर रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च करते हैं उसमें आप लोगों को ये वाला जो वेलोसिटी है वो निकालनी पड़ती है कि भाई ये वाला इतने मास का जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से कितनी स्पीड से अगर निकले तो ही वो उसको
छोड़ पाएगा, क्योंकि अभी देखिए हम लोग हैं अर्थ की सरफेस पे, तो अर्थ ने हमको खींच के रखा है, राइट है। मतलब कि अगर हम लोग अगर कभी कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं उस ऊपर, या फिर कोई रॉकेट भेज रहे हैं, तो वो अर्थ उसको भी, उसके मास को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से निकलने के लिए जरूरी वेलोसिटी जो होती है वो होती है एस्केप वेलोसिटी, और वह निकालनी पड़ती है ताकि आप लोग स्पेस में मतलब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें से आसानी से निकल सको और स्पेस में कोई भी अपना ऑब्जेक्ट जो है वो भेज सको। फाइंड द फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। अभी कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv²। उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो -gmm/r² होगी। उसकी टोटल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मिला के हम लोग इस टोटल एनर्जी को मानते हैं कि वह E1 है। तो इन दोनों का प्लस कीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0 होगी, इसीलिए टोटल एनर्जी E2 जो है वह भी 0 हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। देखिए हम लोगों ने पहले ऐसे निकाला था कि अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी एनर्जीज निकाल ली, और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो है एनर्जी जो है वो निकाल ली। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो क्या दोनों एनर्जी इक्वल होने की वजह से हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यूज निकाली थी वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv² माइनस gmm/r इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए ठीक तरीके से, और इसकी जो वैल्यू है, ये जो v² है इसको इसी साइड में रहने दीजिए और बाकी सब टर्म्स जो है उसको अदर साइड में लेके जाइए। आप लोगों को v² इज इक्वल टू इस तरीके से मिल जाएगा। उस v² में आपको r/r मतलब r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे r से अगर आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, gm/r, ये r इंटू ये r, इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये r² हो जाएगा, और gm/r² जो होता है वह होता है स्मॉल g के बराबर। इसीलिए क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gr, और ये v² जो है उसको अगर हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा √2gr। ये जो वेलोसिटी है ये है एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। v एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज √2gr। इसको अभी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो 2 है वो 2g जो है आपको पता है कि 9.8 है, और r जो है वो अर्थ की रेडियस है, इसीलिए हमने अर्थ की रेडियस की वैल्यू जो है इसमें रखी है। उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट कीजिए, आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से निकलने के लिए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को, ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो है वह जरूरी है, तभी वह जाके अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएगा। देखिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, how much would a 70 kg man weight on the moon? What would be his mass on the earth and on the moon? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको केजी में 70 केजी दिया है, मतलब कि मास दिया है, या मतलब मैन का मास दिया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है, मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑन द मून 70 केजी, क्योंकि देखिए मास जो है वो कांस्टेंट होता है, हमेशा याद रखना मास जो है वो मून पे रहने दो, चाहे अर्थ पे रहने दो या कोई भी प्लैनेट पे रहने दो, तो वो जो है वो कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसका मास जो है मून पे भी वही होगा जितना उन्होंने दिया है।
उसका वेट निकालने के लिए आपको वेट इज इक्वल टू mg, इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए 70 इंटू 1.63, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उसका वेट जो होगा वो कितना होगा 114.1 न्यूटन। Our next question is, a stone resting on the ground has gravitational force of 20 Newton on it. What is the weight of the stone? What is its mass? अभी देखिए इसमें दिया क्या है, weight of the stone is given to you 20 Newton। आपको ग्रेविटी पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कितनी होती है ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आपको फार्मूला पता है W इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लीजिए, 20 इज इक्वल टू m इंटू 9.8, m इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी आएगी 2.04 kg। इसको ठीक तरीके से कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय द टर्म फ्री फॉल? आंसर इज, the earth attracts object towards it due to the gravitational force. When an object moves such that gravitational force of earth acts on it, it is said to do free fall. Next question is, what is mean by the term accelerated motion? Answer, when an object moves with increasing velocity, motion is called accelerated motion. Next question is, what is mean by the term uniform motion? Answer is, when an object moves with a constant velocity, such motion is called uniform motion. Our next question is, define the variation of in the value of gravitational acceleration g. As we go at large height, g decreases. जितना दूरी पे जाएंगे g जो है वो डिक्रीज होगा। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, देयरफॉर the radius at the equator is greater than at the pole, since the value of g is reciprocal of the square of radius of earth. Thus, the value of g will be greater at the poles and less at the equator. Geography of earth is different at different locations, such as mountains, plains, oceans. This causes the variation in the value of g. During a free fall, will heavier object accelerate more than the lighter ones? Our answer is no. During a free fall, heavier objects will not accelerate more than the lighter ones because acceleration does not depend on mass of the object. ये जो g जो है वह जो है कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए अगर आप लोग हल्की कोई भी चीज या फिर भारी कोई भी चीज दोनों को साथ में अगर कभी वैक्यूम में छोड़ेंगे, फ्री फॉल में छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब वो मतलब अर्थ की तरफ मूव करेगी तो वो एक साथ दोनों नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये जो g है वह किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे। Thanks for watching.